दिल्ली की शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की कस्टडी पूरी होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत की मांग की। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड का आदेश सुनाया है। अब सिसोदिया को 22 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी ने कोर्ट में बताया कि मनीष सिसोदिया से सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ की जा रही है। अभी 2 लोगों को 18-19 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। बता दें कि इस मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। देश द्वारा बार बार खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी अब राष्ट्र विरोधी टूल किट का एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आजादी के बाद से भारत के इतिहास में यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी भारत के किसी भी नेता ने कभी भी विदेशी शक्तियों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील नहीं की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। साथ ही नड्डा ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका से भारत के घरेलू मामलों में दखल देने का आग्रह करने के पीछे उनकी क्या मंशा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ में खाली पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। मंत्रालय ने 1 सप्ताह पहले सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में भी उनके लिए ऐसा ही कदम उठाया था। इसके साथ ही मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में भी 5 वर्ष की छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है, जो इस पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के हैं। अधिसूचना के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता की परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। इसके लिए सीआईएसएफ के 1968 के अधिनियम में संशोधन किया गया है। साथ ही कहा गया कि 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्व होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के सभी सीमावर्ती जिलों में पुलिस सीमा चौकियां बनाने की अनुमति दी है। इस फैसले का उद्देश्य सीमाओं और सीमा ग्रिड की रक्षा से संबंधित दूसरी या तीसरी लाइन को बनाना है। साथ ही ये कदम इसीलिए उठाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के ड्रोन या घुसपैठियों के माध्यम से हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक, जाली मुद्रा और नशीले पदार्थ सीमा क्षेत्रों से होकर भारतीय क्षेत्र में न पहुंचे। बता दें कि बारामूला और कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले तथा जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और जम्मू क्षेत्र के पुंछ जिलों में पुलिस सीमा चौकियों को बनाने की मंजूरी दी गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली शराब नीति मामले में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले में खुद केजरीवाल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी उस कुएं का पानी पी रही है जिसमें भांग पड़ी हुई है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नई नवेली पार्टी से लेकर पुरानी पार्टी तक ये सारे मौसेरे भाई आपस में मिलकर अपने अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लंदन में दिए राहुल गांधी के देश विरोधी बयानों की हर तरफ निंदा हो रही है, तो वहीं आज कर्नाटक के हुबली में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संबोधित किया और कहा कि वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने विदेश में अपने देश का अपमान किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके इस अपमान के बदले लोगों को उनकी पार्टी के लिए एक भी वोट नहीं देना चाहिए। एक ओर हमारे पीएम हैं और दूसरी तरफ गांधी परिवार का वो शख्स जिसे अमेठी की जनता ने हराया था। साथ ही कहा कि राहुल ने विदेशी धरती पर देश को बदनाम किया, जिसकी वजह से आज बीजेपी संकल्प ले रही है कि हमारी मातृभूमि का अपमान करने वाली कांग्रेस को इस निर्वाचन क्षेत्र से एक भी वोट नहीं मिलेगा। भारत आज तेजी से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर रहा है, जिसे लेकर आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी जानकारी दी है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित भारत स्टार्टअप समिट में बोलते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज नेटवर्क के साथ 5G तकनीक में छलांग लगा रहा है
और भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिक्षाविदों ने 6G प्रौद्योगिकी के लिए 100 पेटेंट हासिल कर लिए हैं। साथ ही कहा कि सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2023 तक 200 शहरों में 5G नेटवर्क को पहुंचाना था, जो कि अब तक उस लक्ष्य को पार करते हुए 397 शहरों में पहुंच चुका है। अब भारतीय सेना लगातार आधुनिक हो रही है, जिसे लेकर मीडिया से बात करते हुए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बड़ी जानकारी दी है। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हमने रूस यूक्रेन से कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी हैं। ये रणनीतिक तौर पर हमें मजबूत बनाएंगी, लेकिन उसे हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हम परंपरागत हथियारों के साथ साथ सीमा सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। सेना को साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। सेना में ऐसे युवाओं को महत्व दिया जा रहा है जो तकनीक में दक्ष हो, साइबर वारफेयर की पुख्ता जानकारी रखते हों और दुश्मन देश की भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हों। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हमारे पास अब कई डिफेंस स्टार्टअप्स हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आज राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को टिकट में 50% की छूट दी है। ये सुविधा आज से ही लागू कर दी गई है। इस सुविधा के तहत महाराष्ट्र की महिलाएं बस से राज्य में जहां भी यात्रा करेंगी, वहां उनको बस तय यात्रा के किराए में 50% की राहत मिलेगी। बता दें कि इसी वर्ष 9 मार्च को राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक परिवहन निकाय की बसों में सभी महिला यात्रियों को छूट देने की घोषणा की थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक के बेलगावी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने राज्य असम में 600 मदरसों को बंद कर दिया, बाकियों पर भी ताला लगाने का इरादा है। शर्मा ने कहा कि वो मदरसों की जगह स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चाहते हैं। शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी हल्ला बोला और आरोप लगाया कि बांग्लादेश से लोग पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं और इसकी सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा पैदा करते हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कभी दिल्ली के शासक मंदिरों को तोड़ने की बात करते थे, लेकिन आज पीएम मोदी के शासन में मैं मंदिरों के निर्माण की बात कर रहा हूँ। ये नया भारत है। कांग्रेस इस नए भारत को कमजोर करने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया, जिसमें कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पढ़ते हुए बताया कि किसानों, पशुपालकों के लिए हिमगंगा योजना शुरू होगी। इस योजना के लिए 500 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है। मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 लाख की सब्सिडी मिलेगी, तो मनरेगा की दिहाड़ी को 212 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए करने की घोषणा की है। साथ ही ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है और राज्य में उच्च शिक्षा के लिए 20,000 लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 की सब्सिडी, 7 लाख एकल नारियों को घर बनवाने के लिए 1.5 लाख की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल्द ही नई विदेश नीति लाने की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहूलियत के लिए राजधानी लखनऊ में ग्रेन एटीएम नाम से एक एटीएम शुरू किया है, जिससे नागरिकों को अब चावल और गेहूं खरीदने के लिए किराना की दुकान पर जाकर लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इस ग्रेन एटीएम से आम लोग दूध, पानी, चावल, गेहूं इत्यादि निकाल सकेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने कहा कि इस ग्रेन एटीएम के लगने से अब तौलने की झंझट खत्म हो गई। उपभोक्ता तय रेट के अनुसार एटीएम में पैसे डालेंगे और उसके अंदर से उतना ही चावल और गेहूं बाहर निकलेगा। साथ ही बताया कि पूरे देश में केवल 9 ऐसे एटीएम लगे हैं, जिसमें से वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ में एक एटीएम है। इसके लगने के बाद घटतौली की शिकायतों में कमी आएगी। ये अभी भारत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ है।
तेलंगाना विधान परिषद की महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार एवीएन रेड्डी ने चुनाव जीत लिया है। रेड्डी ने विजयी होने के लिए आवश्यक 12,709 मतों से आगे बढ़ते हुए 13,436 मत हासिल किए। उन्हें 21 राउंड की मतगणना के बाद निर्वाचित घोषित किया। उन्होंने पीआरटीयू के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जी चेन्ना केशव रेड्डी को हराया। बता दें कि एवीएन रेड्डी ने बीजेपी से संबंध शिक्षक संघ के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर बड़ी जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि पिछले 6 वर्षों में राज्य में पुलिस और अपराधियों के बीच 10,000 से अधिक मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 63 अपराधी मारे गए, जबकि एक बहादुर सिपाही भी शहीद हुआ है। साथ ही कहा कि प्रदेश में एनकाउंटर की संख्या के मामले में मेरठ 2017 के बाद से सबसे अधिक 3,152 मुठभेड़ों के साथ टॉप पर है। तो वहीं यूपी पुलिस की कार्रवाई के दौरान कुल 5,967 अपराधियों को पकड़ा गया। सरकार के अनुसार यूपी पुलिस ने 2017 के बाद से 10,713 एनकाउंटर किए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 पुरस्कार शक्तिकांत दास को 2 वर्ष कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से संभालने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि इस प्रकार का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलना देश के लिए बेहद गर्व की बात है। भारत की महिला मुक्केबाज निखत जरीन, साक्षी चौधरी, प्रीति और नुपुर श्योराण ने नई दिल्ली में विश्व महिला चैंपियनशिप के शुरुआती मुकाबले जीत लिए हैं। निखत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में चैंपियनशिप के पहले दौर में अजरबैजान की अनखनीम इस्माइलोवा को मात दी। निखत दूसरे दौर में अल्जीरिया की रुमाइसा बुआलम से भिड़ेंगी। साक्षी ने कोलंबिया की मारिया जोस हेनाओ को 5-0 से हराया। साक्षी अब झजीरा उर्काबायेवा से भिड़ेंगी। तो वहीं प्रीति ने आक्रामक खेल दिखाते हुए हंगरी की हना लकोटर को हराया, जिसके बाद प्रीति अब रोमानिया की पेरिजोक लेकर मियोरा से भिड़ेंगी। तो वहीं नुपुर ने गुआना की एबियोला जैकमैन को 5-0 से मात दी और क्वार्टर फाइनल में नुपुर पूर्व विश्व चैंपियन लज्जत कुंगीबायेवा से मुकाबला करेंगी। गियानी इन्फेंटिनो को सर्वसम्मति से 2027 तक फिर से फीफा का अध्यक्ष चुना गया। इन्फेंटिनो के विरोध में कोई उम्मीदवार नहीं था और वे 211 महासंघों की कांग्रेस में औपचारिक मतदान के बजाय सर्वसम्मति से चुने गए हैं। अब गियानी इन्फेंटिनो अगले 4 वर्षों के लिए इस पद पर विराजमान रहेंगे। स्विट्जरलैंड के रहने वाले इन्फेंटिनो को पहली बार 2016 में फीफा का अध्यक्ष चुना गया था। इन्फेंटिनो के कार्यकाल में फीफा की आमदनी में बढ़ोतरी हुई, जबकि राष्ट्रीय टीमों को पुरुष और महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने के अधिक मौके मिले। इंग्लैंड के बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप खेली जा रही है, जिसमें भारतीय महिला डबल्स की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला युगल जोड़ी ने शानदार जीत दर्ज करके यहां ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता त्रिसा और गायत्री ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हुए यूकी फुकुशिमा और सायाका हिरोटा की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 21-14 और 24-22 से हराया। बता दें कि पिछली बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ये भारतीय जोड़ी अगले दौर में ली वेन मेई और लियू जुआन की चीनी जोड़ी से भिड़ेंगी। मिशन चंद्रयान 3 जून 2023 में लॉन्च होने के लिए लगभग तैयार हो चुका है, जिसे लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बड़ी जानकारी दी है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने आवश्यक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस परीक्षण में चंद्रयान 3 ने कठोर कंपन और ध्वनिक वातावरण का सामना करने की अपनी क्षमता साबित की है।
इस मिशन में ये एक और मील का पत्थर है। साथ ही कहा कि ये परीक्षण बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में स्थित टेस्टिंग सुविधाओं में किए गए थे। परीक्षणों की चुनौतियों के बारे में बताते हुए इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 अंतरिक्षयान 3 मॉड्यूल अर्थात प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल का एक संयोजन है जो लगभग पूरा हो चुका है।